हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। और मैं यहाँ पर आपको पता भी होगा कि मैं यहाँ पर परसेंटेज की क्लास ले रहा हूँ, जहाँ मैंने आपको बेसिक से एडवांस की तरफ लेकर गया हूँ। कहने का मतलब कि यह जो मैंने पहले छोटे छोटे सवालों को करा है, फिर मैं धीरे धीरे आपको अपग्रेड करता हुआ चला गया। पहले फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस की जो एक वैरायटी है वो थोड़ी बड़ी हो गई। कहने का मतलब कि थोड़े एडवांस तरीके के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जहाँ मैं आपको बड़े प्यार से और अच्छे तरीके कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों। और जो आपको बड़े ही हेल्पफुल हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर एक परसेंटेज की जो एक क्लास है वो एक अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ और एक बेसिक तरीके से आपको समझ में आए। तो प्यारे बच्चों, मेरे साथ बने रहिए। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार से है कि 450 मतलब 400, 500 और 600 अंकों के तीन समूह है। ये जो है अंकों जो इसने लिख रखा है वो गलत लिखा है। यहाँ अंकों नहीं होगा, यहाँ पर छात्र होगा। यहाँ पर छात्र होगा। क्यों? हमसे इसने पूछा क्या है? कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है। जिसका पूछा होगा, इसका मतलब कि यहाँ पर अंकों की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर सिर्फ छात्रों की बात चल रही है। अंकों की और कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर 400 और 500 और 600 छात्र के तीन समूह हैं। ठीक है, मतलब कि एक समूह हमारा कितना है? 400 का। और दूसरा समूह हमारा कौन सा है? जो है 500 का। और तीसरा समूह जो है हमारा, वो है हमारा 600 स्टूडेंट्स का। ये क्या हो गया? हमारे स्टूडेंट्स। क्या हो गए? ये हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे स्टूडेंट्स है। मतलब कि पहला ग्रुप 400 का है, दूसरा ग्रुप 500 का है और तीसरा ग्रुप 600 का है। ठीक है, अब इन तीनों समूह में जो हमारे बच्चे पास हुए हैं, इसमें तो हमारे बच्चे पास हुए हैं 100%। ठीक है, 100%। अब दूसरे में इसने बोला है कि दूसरे में इसने बोला है कि 90% बच्चे पास हुए हैं। और तीसरे में बोला है कि 80% बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, पहले में 100%, पहले समूह में, दूसरे समूह में 90% मतलब कि 90%, और तीसरे में मतलब कि थर्ड थर्ड ग्रुप में हमारे 80% स्टूडेंट पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो जो बच्चे कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत, मतलब कि जो टोटल बच्चे पास होंगे, उनका आपको पासिंग परसेंटेज आपको निकालना है। पहले तो प्यारे बच्चों हमें देखना होगा कि पासिंग स्टूडेंट्स कितने हैं। पासिंग स्टूडेंट्स कितने हैं? तो पासिंग स्टूडेंट कितने हो रहे हैं? पहले तो देखो, पहला जो ग्रुप है उसमें इसने बोला है कि 400 बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ने किसी एग्जाम दिया, और उसमें पूरे के पूरे 400 बच्चे पास हो गए। कहने का मतलब 100% पास हो गए। 100% का मालूम आपको मालूम होगा, इसने बोला था 100%, इसका मतलब पूरे के पूरे बच्चे पास हो गए 100%। अब मैं आपको बता दूं 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। फ्रैक्शन वैल्यू आप जब निकालोगे तो 100 बटा, अब इस परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा में 100 लिखेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो एक यहाँ बचेगा और एक यहाँ बचेगा। तो मतलब कि जो हमारा परसेंटेज की वैल्यू बचेगी वो कितनी होगी? एक ही, मतलब कि एक। तो 100% का मतलब होता है एक। अब जब एक की गुणा 400 करेंगे तो वही पूरा प्रतिशत मतलब 100 आ रहा है। इसको हटाओ, जरूरी नहीं है इतना, मैं समझा रहा था मैं इस चीज को। अब ये बताइए प्यारे बच्चों, जो 90% हमको दे रखा है, 90% जो हमें दे रखा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 90% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/10 होती है। कितनी होती है? 9/10 होती है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा 4/5 होती है। तो 80% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 4/5। अब आपको हमें देखो, ये स्टूडेंट निकल रहे, लेकिन हमको निकालना है पासिंग स्टूडेंट, मतलब पास कितने हुए। पहले ग्रुप में 100% बच्चों ने एग्जाम, मतलब कि 100% बच्चे जो है पास हुए। इसका मतलब क्या हुआ? 400 बच्चे पास हो गए। ठीक है, 400 बच्चे पास हुए। 500 दूसरे ग्रुप में 500 स्टूडेंट थे जो कि 90% बच्चे पास हुए। अब 90% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 9/10। ठीक है, 9/10 ये हमको रख लेनी है। तो भाई 9/10 हमको यहां रख लेनी है। तो कितनी होती है? 9/10। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 की मल्टीप्लाई 9 में होगी, 5 निमा 5 मतलब कि 9×5 = 45। ठीक है, और ये जीरो बचा हमारा। ओके, अब हमको यही मालूम है, जो हमारा आंसर आ गया, मतलब कि जो 500 बच्चे थे उसमें से 9/10 बच्चे पास हुए। इसका मतलब कि 450 बच्चे पास हुए। अब 600 बच्चे जो हमारे थर्ड ग्रुप है, उसमें 600 बच्चों का 600 बच्चे थे, मतलब कि स्टूडेंट थे, उसमें 80% बच्चे पास हुए। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4/5। कितनी होती है? 4/5। अब 80% की जो होती है 4/5, वो हमको यहां रख लेनी है। अब प्यारे बच्चों हमको कार्यक्रम करना है, अपना क्रिया करनी है इसमें।
कार्यक्रम करना, काटा पीटी। तो अब क्या करेंगे, तो हम इस 5 से इसको 600 को डिवाइड देते हैं, तो 5 के ना 5, अब एक बचा, एक इधर को दे दिया, तो कितना होगा 10, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों 120। अब यहां पर कितना है 4 4, ठीक है, तो 120 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा 12 चौका 60, वो सॉरी 12 का 12, 1 32 36, 12 चौका 48, कहने का मतलब कि 480, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बन रहा है, मतलब कि 600 थर्ड ग्रुप में 600 बच्चे थे, जिसमें से हमारे 480 बच्चे हमारे पास हुए, ठीक है। तो हमारे ये क्या निकल का आ गया, पासिंग स्टूडेंट। अब इसने बोला है कि कुल छात्रों का उत्तीर्ण, मतलब कि टोटल जो छात्र हमारे पास हुए हैं उनका परसेंटेज निकालना। तो पहले तो हमारे जो बच्चे पास हुए हैं उनको जोड़ लेते हैं, 400 400 और 400 कितने हो गए 1200, कितने हो गए 1200, ठीक है 1200। अब 50 और 80 कितने हो गए प्यारे बच्चों, आप पहले मुझे बताइए 50 और 80 कितने हो गए 130 हो गए, कितना हो गया 130, तो टोटल कितने हो गए 1330, ठीक है 1330। अब जो बच्चे पास हुए हैं वो हमारे 1330 बच्चे पास हुए हैं। अब मुझे प्यारे बच्चों अब ये बताइए कि भाई 400 पहले ग्रुप में है और दूसरे ग्रुप में 500 है, तीसरे ग्रुप में 600 है, तो टोटल बच्चे कितने हो गए 400 और 600 कितने हुए 1000, और 1000 और 500 कितने हो गए 1500। इसका मतलब कि 1500 बच्चे जो थे हमारे टोटल थे। टोटल स्टूडेंट जो थे तीनों ग्रुप में वो कितने थे 1500 थे, कितने थे 1500 थे। लेकिन अब जो है हमारे बच्चे पास हुए हैं 1330 हुए हैं। इसने बोला है कुल छात्रों का उत्तीर्ण, मतलब कि जो टोटल बच्चे पास हुए हैं उसका परसेंटेज। तो टोटल कितने हैं 1330, कितने बच्चों में से पास हुए हैं ये 1500 बच्चों में से पास हुए हैं, तो हम उसको बटे में रखेंगे, आधार में रख लेंगे, क्योंकि हमें तुलना उन बच्चों से करनी होती है जो बच्चे टोटल थे। अब जितने बच्चे पास हुए हैं टोटल बच्चों को आधार में रखते हैं, परसेंटेज निकालना है पासिंग स्टूडेंट्स की, पासिंग स्टूडेंट ही है इनकी निकालने, तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। पर आपको मैंने हर एक क्वेश्चन में बताया है कि अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करनी है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब क्या करते हैं हम 15 से डिवाइड देते हैं, देखो अब देखो ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, तो अब क्या करते हैं हम इसको 15 से डिवाइड दे दो, 15 अट्ठे 120, ठीक है 15 निमा 135 हो रहा ज्यादा, ये 133 है, लेकिन 15 अट्ठे 120 हो रहा है, बचा कितना यहां पर 13, 13 दे दिया इधर, तो फिर कितना हुआ 130, फिर 15 अट्ठे 120, फिर 8 बार जाएगा, ठीक है। तो अब जो है अब बचा कितना भाई 15 अट्ठे 120, फिर 10 बचा। अब इस तरीके से अब बताओ जब हमारा कितना बचा, हमारा बचता है सॉरी मैं क्या कह रहा था 10 बचा। अब 10 जो बचा है हमें अब जो है हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद हमारा अब जो 10 बचा उसमें 10 में जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 100, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, ठीक है 15 छक्का 90, तो हमारा जो बचा 6 बार जाएगा, ठीक, फिर उसके बाद और बढ़ जाएगा, फिर 10 बचा 10 में हो जाएगा 15 छक्का 90, तो जो राइट आंसर आएगा 88 पॉइंट, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि थी, उसने उस राशि का 30% भाग एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया, ठीक है। बोला एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि थी, मतलब कुछ पैसे होंगे उसके पास, उसने उस राशि का 30% भाग एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया, मतलब कोई वस्तु खरीदी होगी, कितना भाग खर्च कर दिया उसके पास, मान लो 100% थी उसके पास, ठीक है 100% था, लेकिन उसमें से 30% उसने माइनस कर दिया, मतलब 30% खर्च कर लिया, ठीक है 30% उसने खर्च कर लिया। अब वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया तथा शेष भाग का 10%, अब जो बचा होगा जैसे मान लो 70% बचा, इसका जो 10% खर्च कर लिया यातायात में खर्च कर दिया, तब 60 रुपए दान दे दिए। अब देखो 60 रुपए उसने दान दे दिए हैं, ठीक है खर्च नहीं करेंगे, खर्च करता तो उसकी वैल्यू हम नहीं गिनते, लेकिन जब उसने दान दे दिया इसका मतलब उसने खर्च नहीं करे हैं, तो इसकी वैल्यू जो है इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो भाई इस तरीके से निकालेंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, लेकिन हमको निकालना परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू से, हमें उसमें आसानी पड़ेगी। देखो कैसे निकालते हैं, अब मेरे प्यारे बच्चों अब आपको ध्यान देना होगा किस तरीके से निकालने होता है। देखो हमको ये बोला है इसने कुछ धनराशि खर्च कर लेता है, तो मान लेते हैं उसके पास पैसा था पहले
ठीक है, पहले उसके पास कुछ पैसा होगा, 30% की आप पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो आपका जो आंसर आएगा वो 3/10 आएगा, क्योंकि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। शेष भाग मतलब अब जो उसके पास शेष भाग बचा उसमें से 10% भाग खर्च कर दिया उसने यातायात पर, तो यातायात पर खर्च कर दिया 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, कितनी होती है 1/10, ठीक है 1/10 होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई उसके पास पहले तो 10 रुपए थे, जिसमें से 3 रुपया उसने खर्च कर दिया, ठीक है। तो अब जो उसके पास बचा भाई 3 रुपए उसने खर्च कर दिया, 10 रुपए में से कितना बचा उसके पास 7 रुपए बचा। अब जो शेष बचा था उसमें मान लो 10 रुपए फिर बचा, जिसमें से 1 रुपया उसने फिर खर्च कर दिया, तो उसके पास फिर कितना बचा, फिर 9 बचा। भाई 10 रुपए मतलब कि 10 बचा होगा उसके पास, उसमें से भी 10 रुपए 1 रुपया खर्च कर दिया, तो भाई उसके पास कितना बचा 9 बचा। अब हमें क्या करना होगा, पहले और बाद में इसको किस तरीके से करते हैं देख। तो पहले उसके पास 10 रुपया था, बाद में उसके पास कितना बचा 7 रुपया बचा। पहले 10 रुपए था उसके पास, बाद में उसके पास 9 रुपया बचा, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी भी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो 10 की मल्टीप्लाई 10 में करते हैं, ये कितना हो जाता है 100। 7 की मल्टीप्लाई 9 में करते हैं तो कितना बता है 9×7=63, ठीक है। तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब इसने बोला है कि अब बाकी जो है 60 रुपए उसने दान में दे दिया, अब उसको हम दान में नहीं देने देते हैं, मान लेते हैं उसके पास ही रोक लेते हैं। तो जो उसके पास हो जाएगा 60 रुपए इसको दे देते हैं अभी, तो कितना हो जाएगा 1260, ठीक है। कितना होगा 1260। तो अब मतलब कि उसके पास बच्चे हैं, बच्चे हो या बचे हैं, तो कितने बचे हैं उसके पास 1260 बचे हैं। इसका मतलब उसके पास जो बचा है, यहां पर जो बचा था, यहां पर जो बचा है इसके पास वो 63 यूनिट बचा है, लेकिन एक्चुअल में 1260 बचा है। कितना बचा है 1260 उसके पास बचा है। अब क्या करते हैं हम, हमें को 1 यूनिट की निकालनी है, क्यों भाई उसने पूछा है कि तब यातायात पर खर्च की गई राशि ज्ञात करो। तो यातायात पर जब खर्च की गई राशि है वो हमको निकालनी है, तो यातायात पर खर्च की गई राशि को जो निकालने के लिए हमको क्या करना है उसके लिए पहले तो हमको 1 यूनिट का मान निकालना होगा। क्या निकालना होगा 1 यूनिट का मान निकालना होगा। तो 1 यूनिट कैसा मान कैसे निकलता है 1200, ये 63 ये रहा हमारा, इसके नीचे रख लिया। हमको निकालना है यातायात पर खर्च की गई राशि, ठीक है, खर्च की गई टोटल राशि। तो टोटल राशि कितनी है भाई 1 है। तो अब कैसे निकालेंगे, पहले तो ये हमको डिवाइड करना है। कैसे करते हैं भाई, 3×4 = 12 और 3×2 = 6, 0 बचा, 3×2 = 6, 3×3 और 21×2 = 42 और 1 0। तो अब जो हमारा 1 यूनिट का मान आ गया ना, 1 यूनिट का मान हमारा 20 आ चुका है, ठीक है। कितना आ गया 20 आ चुका है। अब उसने बोला है कि तब यातायात पर खर्च की गई राशि, तो भाई यातायात पर कितना खर्च कर रहा था, तो हमारा 7 रुपए बाद में उसने, मतलब कि पहले 10 रुपए थे, 7 रुपए उसके पास बच रहे थे, इसका मतलब 7 रुपए पे खर्च कर रहा है वो, 7 रुपए में से खर्च कर रहा है, मतलब कि 7 की खर्च कर रहा है, 7 रुपए की खर्च कर रहा है। इसका मतलब अब 1 यूनिट का मान जो हमारा 20 आया वो हमको 7 में रख लेना है, ठीक है। 7×20 कितना हुआ 7×2 = 14, तो कितना हुआ 140 रुपए जो है हमारे उसने खर्च किए थे, ठीक है। तो उसने 140 रुपए खर्च किए थे। हमारा ये राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसने बोला है कि अनिल के पास कुछ धनराशि थी, उसमें से 20% भाग कार खरीदने में खर्च कर दी तथा शेष राशि का भाग, मतलब शेष राशि का 5% भाग पर उसने बाइक के रख रखाव पर खर्च कर दी तथा उसके पास 120 रुपए उसने उपहार रूप में दे दिया। उपहार मतलब कि गिफ्ट में दे दिया किसी को, या उसने ऐसी दान दे दिए, ठीक है, दान दे दिया। यदि उसके पास 1400 रुपए बचते हैं तब कुल धनराशि ज्ञात करनी है आपको। भाई आपको धनराशि टोटल ज्ञात करनी है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है सेम वैसे ही सारा मेथड इसी में अप्लाई करना होगा। तो कैसे करते हैं देखो प्यारे बच्चों, अब आपको करना क्या है
यहां पर ये देखो कि अनिल के पास कुछ धनराशि थी, उसने उसमें से 20% भाग कार पर खर्च कर दिया। मतलब कि पहले तो आप बताइए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो 20% की फ्रैक्शन होती है, वैल्यू होती है 1/5। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20 होती है। ठीक है, तो मान लीजिए पहले उसके पास 5 रुपया था, जिसमें से एक भाग कार खरीदने में खर्च कर दिया उसने, तो उसके पास कितना बचा, 4। अब जो 4 रुपए बचा, इसी में से इसने 5% खर्च किया, मतलब कि 1/20 खर्च किया, मतलब कि पहले 20 रुपए था। देखो ये सारे मान हम यूनिट्स में मान रहे हैं, इकाइयों में मान रहे हैं। अब इसने मतलब कि ये 4 जो है 20 मान लो इस तरीके से, लेकिन ये जो है एक्चुअल में मान हमारा ये माना जाएगा कि भाई पहले 20 रुपए थे उसके पास, अब उसने 1 रुपया उसने कार के रख रखाव पर खर्च कर दिए। तो भाई 20 रुपए में से एक खर्च करते हैं तो उसके पास बचते हैं 19 रुपए। ठीक है, 19 रुपए उसके पास बचते हैं। अब पहले जो उसके पास यूनिट्स थी, अब बाद में जो यूनिट्स हुई हैं उसके पास, वो क्या क्या खर्च हुई हैं। देखिए, पहले उसके पास 5 रुपए थे, अब एक खर्च कर दिया, उसके पास जो बचते हैं मतलब कि 4। ठीक है, अब जो उसने उसके पास पहले 20 रुपए थे यहां पर, जब अब एक खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचता है, 19। ठीक, तो अब इन दोनों की जो पहले की जो संख्याएं हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो बाद की संख्याएं हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 20 में करते हैं तो 20×5 = 100। ठीक है, और 19 चौका 19 से करना 19, 19×2 = 38, 19×3 = 57, 19 चौक 76। ठीक है, 76, उसके पास 76 बचते हैं। लेकिन जो हमने जो 120 रुपए उपहार में दिया, मतलब किसी को गिफ्ट दिया है, वो हम 1400 रुपए, इसने क्या बोला है, इसने बचे हैं उसके पास हैं, शेष बचे हैं। तो जो 1400 रुपए इसके पास बचे हैं, वो हम 120 रुपए किसी को दान रहे दे रहे हैं, वो हम किसी को दान दे नहीं रहे हैं, हम ऐसा मान लेते हैं। क्यों भाई, वो दान दे रहा है, खर्च नहीं कर रहा। तो 0 से 0, मतलब कि 0 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना हुआ 5, और यहाँ पर कितना हुआ, मतलब उसके पास जो है 1520, उसके पास हमारे पास 1520 उसके पास बची अपने टोटल इनकम में से। अब हमको एक यूनिट्स का मान हमको निकालना है, तो ये 100 यूनिट्स थे और ये 76 यूनिट्स थी। तो हमको अब इसमें से 76 यूनिट्स का मान, आपको मतलब ये है कि 76 यूनिट्स बची थी, मतलब कि 1520 यूनिट्स, मतलब 1520 रुपए बचे थे। एक्चुअल में हमारे पास निकालनी थी 76, तो अब हमको एक यूनिट का मान निकालना है, तो 1520/76 हमको ये निकालना। ठीक है, एक यूनिट का मान निकल कर, जो एक यूनिट का मान निकल के आएगा वो हमको निकालना है कुल धनराशि, आपको ज्ञात करनी। कुल धनराशि क्या मान रखी है हमने अब यहाँ पर, 100 रुपए। ठीक है, कितनी मान रखी है, 100 यूनिट्स। ठीक है, हम यूनिट्स में खेल रहे हैं। तो अब जो है हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो परसेंटेज नहीं निकालना है, अभी 100 का मान निकालना है। ठीक, 100। तो अब जो है हम, और अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि इसको डिवाइड देते हैं, मतलब अब 76 से 1520 को डिवाइड देते हैं। तो 76 से 1520 को डिवाइड देंगे, मतलब कि 152 को डिवाइड दो पहले। 76 दूनी कितने होते हैं, 152, तो 2 बार चला जाएगा। अब बचता कितना है, 0 0 इधर दे दिया। ठीक है, तो ये अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है दो की, मतलब कि जो 20 है और 100 है उसकी मल्टीप्लाई कर दे, कितना होता है, हमारा आ जाता है 2000। तो राइट हमारा आंसर कितना हो जाता है, 2000 हमारा राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की है, यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है, तब श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। मतलब कि आपको दो व्यक्ति दे रखे हैं, राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम दे रखे हैं, आपको इसने बोला राम का वेतन श्याम के वेतन से। देखो अब जो ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4 या 5 क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेंगे। प्यारे बच्चों, पहले इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सोचना और समझना और देखना किस प्रकार से हो रहा।
राम का वेतन श्याम के वेतन से, किसके वेतन से? श्याम के वेतन से। इसका देखना, श्याम के वेतन से राम का वेतन कितना है? 30% कम है। कितना प्रतिशत कम है? 30%। पहले तो आप बताओ 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आपका जो आंसर आएगा 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10 होती है। कितनी होती है? 3/10 होती है। अब जो आप देख रहे होगे कि 3/10 है हमारी जो एक्चुअल वैल्यू आ गई, टोटल जो है हमारी पूरी पूरी 10 है। मान लेते हैं किसी की जो एक मतलब की इनकम है, मतलब की वेतन है, वो 10 रुपया है, और उसमें इसने बोला है राम का वेतन श्याम के वेतन से, मान लेते हैं को श्याम का वेतन कितना है? 10 रुपया, और फिर उसने बोला है श्याम के वेतन से, मतलब कि 10 रुपए में से 30% कम, मतलब कि 3 कम है। 3 कम है, मतलब कि श्याम का वेतन अगर 10 रुपया है तो श्याम का वेतन जो है श्याम के वेतन से 3 रुपए कम है। किसका वेतन? राम का वेतन। अब जब 3 रुपए कम होगा तो कितना होगा? 7 रुपए होगा। कितना रुपए होगा? 7 रुपए होगा। इसका मतलब यह होगा 10 रुपए तो श्याम का वेतन हुआ, 3 रुपए कम इसने बोला है कि श्याम के वेतन से, जिससे बोला है उसकी तुलना करेंगे उससे, तो श्याम के वेतन से 30% कम है, मतलब कि 3 कम है, तो मतलब 7 रुपया राम का जो वेतन बना वो 7 रुपया बन गया। ठीक है, तब श्याम का वेतन, जो श्याम का वेतन है राम के वेतन से, किसके? राम के वेतन से श्याम का वेतन अब किससे कंपेयर हो रही है? पहले तो जो हमने इनकम बांटी है, इनकम बांटी श्याम के वेतन से कंपेरिजन करी, तो श्याम का वेतन 10 मान लिया था। अब इसने बोला है कि अब जो है प्रतिशत निकालना है हमको। भाई श्याम का वेतन मतलब कि 10 रुपया, श्याम का वेतन राम के वेतन से, मतलब कि जो राम का वेतन है 7 रुपया, श्याम का वेतन जो है उससे कितने प्रतिशत ज्यादा है। मतलब आपको ये बताना है जो श्याम का वेतन है राम के वेतन से कितना ज्यादा है। तो आप देखेंगे भी 3 रुपया ज्यादा है। किसका वेतन? श्याम का वेतन। अब देखो कंपैरिजन करने के लिए मैंने आपको बोला ना, ये शब्द याद रखना कि किसी भी कोई भी संख्या आप दे रहे हो, इनकम बांटो या प्रतिशत निकालो किसी का, तो ये सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले ये देखो किससे कंपैरिजन कर रहा, तो श्याम से कर रहा था यहाँ पर, तो हमने वेतन बांट दिया। अब इसने बोला श्याम का वेतन राम के वेतन से, तो राम का वेतन 7 है तो श्याम का वेतन 10 है, तो भाई कितना ज्यादा? 3 ज्यादा है। किसके वेतन से? राम के वेतन से। किसका वेतन? श्याम का वेतन। ठीक है, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। अब 3 ज्यादा है किसके वेतन से? राम के वेतन से। तो राम के वेतन से, जिसके वेतन से ज्यादा उसको आधार में लिख देते हैं, जिससे हमें तुलना करनी होती है उसको हम आधार में लिख देते हैं। अब इसने बोला है कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो भाई 3 ज्यादा है, 3 ही तो ज्यादा हो रहा, तो 3 ज्यादा है किससे? राम के वेतन 7 से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, आपको ये मैंने आपको कई बार क्वेश्चन में बता दिया। 3/7। अब आप बताओ, देखो अब जो 3/7 है, मतलब कि यहां पर जो बना होगा भाई 1/7 भी तो होगा, मतलब कि 1/7 होगा, तो मतलब 3 गुणा 1 की गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। जाहिर है, मतलब आपको जाहिर सी बात है, आपको समझाने के लिए मैं बता कर रहा हूं। तो अब क्या करेंगे हम, अब ये बताइए 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो 14 सही 2/7 हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7 की। तो भाई 1/7 हमारा यहां पर था, है ना? ठीक है, अब इस 3 की मल्टीप्लाई 14 सही 2/7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 की मल्टीप्लाई करो, 14 तिया 14 का ना 14 28, 14 तिया 42, 42। ठीक है, अब 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 और यहां पर 7। तो अब जो हमारी मान आ गया, जो वैल्यू आ गई 42 सही 6/7 परसेंटेज इसका मान आ गया। तो हमारा इसका जो आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ चुका। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसने फिर देखो ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे हमारा 78 था वैसे ही यही क्वेश्चन है। यदि मोहन का वेतन सोहन के वेतन से 25% ज्यादा है, किसका वेतन? सोहन का, मतलब मोहन का वेतन सोहन के वेतन से। पहले तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। इसका मतलब हुआ कि 4 जो है हमारा टोटल वेतन है। अब इसकी कंपैरिजन करनी है, पहले तो नाम लिख लेते हैं, मोहन और सोहन। ठीक है, मोहन और सोहन। तो मोहन का वेतन, अब जो इसका वेतन है सोहन के वेतन से इतना प्रतिशत ज्यादा है। अब मतलब कि जो सोहन का वेतन है वो 4 मान लेते हैं,
जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसको आधार मान लेते हैं, उसी को आधार मान लेते हैं। उसने बोला सोहन के वेतन से, मतलब सोहन का वेतन इसे मानेंगे हम, क्यों, इसका आधार बोला है ना, इसने सा बोल दिया, मतलब से कंपैरिजन कर रहा है। तो सोहन का वेतन 4 है, तो सोहन का वेतन 4 है, मतलब इसके वेतन से इतना प्रतिशत ज्यादा है, मतलब कि एक ज्यादा है। अब एक ज्यादा है मतलब कि एक ज्यादा है मतलब कि 5, मतलब कि एक ज्यादा है, ठीक है। अब एक ज्यादा है, सोहन का वेतन 4 है और मोहन का वेतन एक ज्यादा है, मतलब 5 है। तब सोहन का वेतन, जब सोहन का वेतन मोहन के वेतन से, मतलब कि मोहन के वेतन से, किसके वेतन से, मोहन के वेतन से, सोहन का वेतन मतलब कि ये कितना प्रतिशत कम है। अब देखो भाई, मोहन का वेतन 5 है और सोहन का वेतन 4 है, तो कितना कम है, एक कम है, ठीक है। अब एक कम है, ठीक, एक कम है, किसके वेतन से, मोहन के वेतन से, तो मोहन के वेतन से इससे ही तो कम है, तो आधार में हम 5 लिख देंगे। जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको आधार में लिख देते हैं, आपको मालूम, मतलब बता दिया मैंने कई बार। प्रतिशत, हमें प्रतिशत निकालना, प्रतिशत हमेशा याद रखना, निकालते समय हमको 100 से गुणा करनी होती है। 5 5 दूनी 10। अब देखो ये सब इस तरीके से कर लेंगे, 5 दूनी 10 और 0 ये आ गया 20%, हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको, अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मालूम हो, ठीक है भाई, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, तो भाई 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू 20% होती है। राइट आंसर आ गया निकल। आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू सारी की सारी याद करनी पड़ेगी, दिमाग में डालनी पड़ती हैं, डालनी पड़ेंगी, तब आपको याद रहेगी। ठीक है, नया क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन हमारा, शक्कर की कीमत 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है, मतलब कि 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। मतलब पहले शक्कर की कीमत, चीनी की कीमत 5 रुपए थी, अब 1 बढ़ गई, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, शुगर की प्राइस, ठीक है, शुगर ऑफ प्राइस, शुगर ऑफ प्राइस। तो शुगर की प्राइस कितनी थी, पहले 5 थी, अब 1 बढ़ गई, मतलब कि 6 हो गई। तब खपत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अब देखो, जो हम खपत लिखते हैं ना, खपत, अब जो हमारी खपत होती है वो हमारी कीमत की उल्टी होती है। हमारी प्राइस है 5, ठीक है, पहले 5 थी 6 थी, मतलब कि खपत हमारी उल्टी हो जाएगी कीमत की, तो उल्टी हो गई हमारी, ठीक है। हमारा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है खपत, कीमत का हमारा जो खपत होती है कीमत की व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब कि उल्टी होती है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हमें यह करना है कि इसने बोला खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, मतलब कि खपत में, अब आपको देखना होगा खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि खर्च ना बढ़े। अब खर्च ना बढ़े तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमको ये करना है, तो पहले तो ये देखो, पहले 5 रुपए में 6 यूनिट आता था माल, ठीक है, मतलब कि चीनी 6 यूनिट आती थी। लेकिन अब जो इसकी आ रही है वो 6 रुपए में अब 5 यूनिट आ रही है बस। अब अब कमी तो करनी पड़ेगी। अब हमको देखना होगा भाई कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1 की कमी करनी होगी। अब यहां भी देख लो आप भाई, खपत में कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, खपत में 1 की कमी करनी होगी, जिसके कारण जो है हमारा खर्च ना बढ़े, ठीक है। तो अब कितने में से कर रहे थे हम लोग, तो 6 में से। अब हम आपको ये देखो उसमें कि भाई जो हम 1 की कमी हो रही है, मतलब कि 6 पे हमारी कमी हो रही है, ठीक है। मतलब कि 6 मिलता था पहले, 5 मिल रहा है, इसका मतलब 1 की कमी होगी, पहले के मान से तो कंपैरिजन करेंगे हम। तो हमें अब प्रतिशत निकालना, प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या करना था, 100 की गुणा करनी होती है। 1/6 की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू, तो आपको पता होगा कितनी होती है, 16 सही 2/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हमारा 16 सही 2/3 इसका राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि भोजन की कीमत 10% बढ़ जाती है, ठीक है। पहले तो आप बताइए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, ठीक है। अब आपको देखना है भोजन, मतलब कि फूड, फूड की प्राइस, फूड ऑफ प्राइस, ठीक है, प्राइस।
अब प्राइस हमें देखनी है, मतलब कि प्राइस बतानी है। इसका मतलब यह है, इसने बोला भोजन की कीमत 10% बढ़ जाती है, मतलब कि पहले 10 रुपए थी अब 1 रुपया बढ़ गई, मतलब कि पहले 10 रुपए थी अब 1 रुपया बढ़ गई, मतलब कि 11 रुपए हो गई। एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, मतलब कि अब जो है खपत निकालनी है हमको, क्या निकालनी है, अब इसकी खपत निकालनी है। अब जो खपत होती है हमारी कीमत की रिवर्स होती है, उल्टी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कि 11, अब 10 अनुपात 11 आ रहा है, इसका मतलब जो खपत होगी 11 अनुपात 10 हो जाएगी हमारा खपत। मतलब कि जो हमारी कीमत लिखी होती है 10 अनुपात 11, तो जो हमारी प्राइस लिखी होती है हम उसी को उल्टा लिख देते हैं। सीधी सी बात यह है, मतलब कि कीमत की उल्टी होती है खपत। अब हमको मान निकालना है, इसने बोला कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। अब खर्च ना बढ़े तो क्या करेंगे, पहले 10 रुपए में 11 यूनिट माल आता था, अब 11 रुपए में 10 यूनिट माल आ रहा है। तो इसका मतलब हमें खर्च में, मतलब कि खपत में कितनी की कमी देखने मिल रही है, 1 की कमी देखने मिल रही है। कितने से, 11, मतलब कि 11 यूनिट से, बस 1/11। अब हमको प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालने के क्या करते हैं हम, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, 1/11 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपको मालूम भी होगा क्या होते हैं, 9 सही 1/11 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है, हमका इसका राइट आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, यदि एक शहर में केरोसिन तेल, मतलब कि मिट्टी का तेल भी आमतौर भाषा में इसको बोलते हैं केरोसिन तेल, जो पेट्रोल से बेकार तेल हो जाता है, जो पेट्रोल डीजल वगैरह निकालने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं केरोसिन। ठीक है, तेल की कीमत में 25% बढ़ जाती है, तब एक व्यक्ति को केरोसिन तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। अब देखो भाई, जो हमारा तेल है उसकी कितना प्रतिशत की कीमत में हो जाती है, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। इसका मतलब पहले कीमत 4 रुपए थी, अब 1 बढ़ गई, इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मतलब पहले प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ ऑयल, ठीक है, प्राइस ऑफ ऑयल कितनी थी, पहले 4 थी, लेकिन अब कितनी है, 5। ठीक है, तो केरोसिन तेल की खपत, ठीक है, खपत अब जो होती है हमारी कीमत की उल्टी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। पहले 4/5 के अनुपात में कीमत है, तो अब जो खपत हो जाएगी 5/4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब हमसे इसने बोला है कितने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। अब तो खर्च ना बढ़े, 5, अब जितना है हमारा 5 उतने का उतना ही रहे, जैसे मान लो। अब तो कितनी की कमी करनी होगी, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 की कमी हो रही है, खपत में 1 की कमी हो रही है। इसका मतलब कि पहले से 1 की कमी हो रही है, कितने पर, 5 पर, मतलब कि जो पहली हमारी खपत थी उतने उतने से, ठीक है, 1 की कमी हो रही है। इस तरीके से मान लो, या तो नहीं लिखो, इस तरीके से इसे छोड़ो। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालने के 100 से गुणा कर देते हैं। अब 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी कराई होगी, कई क्वेश्चन में मैंने अब तक करा चुका हूं, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। राइट आंसर इसका 20% आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, यदि कुछ निश्चित वस्तु की कीमत में 15% बढ़ जाती है, मतलब कि जो कीमत है 15% बढ़ जाती है, तो यदि एक ग्राहक को इन वस्तुओं की कीमत या खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए खपत में, तो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/20 होती है हमारी फ्रैक्शन वैल्यू। तो आपको क्या निकालना है, वस्तुओं की कीमत। तो अब ये क्या करते हैं हम, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब जो है हमारी पहले 20 रुपए थी, अब कितनी की इसमें वृद्धि हो रही है, बढ़ जाती है, मतलब कि वृद्धि हो जाती है। पहले 30 थी, अब 3 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई, 23। अब इसने खपत बोला है, ठीक है, क्या बोला है, खपत बोला है। अब जो हमारा खपत हो रहा है, मतलब कि जो खपत हुई है, तो अब जो खपत होती है हमारी कीमत की व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब कि 20 अनुपात में अगर 20/23 इसकी कीमत है, तो जो इसकी खपत होगी 23/20 होगी। ठीक है, अब इसने बोला खपत में कितने प्रतिशत, मतलब कि कितने की कमी करनी होगी, तो हमें देखना होगा पहले 20 रुपए में 30 यूनिट हमारी कोई वस्तु आती थी, अब 23 रुपए में वही वस्तु 20 यूनिट आती है, तो कितने की कमी देखनी मिल रही है हमें,
3 की कमी देखने मिल रही है। कितने पर? 23 रुपए पर, मतलब कि 23 यूनिट खपत पर। तो अब खपत ही तो मानना, हमें खपत या खर्च ना बढ़े इसका हमें प्रतिशत निकालना खपत पर ही। तो 3 का हमें, जो 3 की कमी हो रही है कितने मतलब कितनी खपत पर? 23 पर, बटा 100। ठीक है, अब 3/23 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये आपको ये बतानी है। तो 3/23 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कैसे होगी देखते हैं। देखो, 3 की मल्टीप्लाई 100 में कर देते हैं, इस हो जाती है 300/23। अब 23 से 300 को डिवाइड देते हैं, 23 किना 23, बचा कितना? बचता है हमारा 7, 7 दे देते हैं इधर, तो 23 निमा 69, ओ सॉरी 23 निमा कह रहा हूं, 23 तिया, 23 तिया, ठीक है, 23 तिया 69, बचता है 1 और ये 23, मतलब कि जो इसका राइट आंसर आ गया वो 23 सही 1/23 इसका राइट आंसर आ गया। 13 सही 1/23 इसका राइट आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, हमारा राइट आंसर ये आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। और अगर ये क्लास मेरी अच्छी लगी आप सभी दोस्तों को, तो आप सभी लोगों से एक विनती है कि आप सभी लोग मिलकर मेरी मतलब कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरीके से आपको और वीडियोस मतलब कि प्रोवाइड कर सकूं और अच्छे तरीके से समझा सकूं और अच्छे तरीके से अपनी हर एक क्लास में काम कर सकूं। तो थैंक यू सो मच।